क्या पश्चिम बंगाल में कानून की जगह एक शासक का राज है? यह सवाल उठा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उस रिपोर्ट से, जो कि उसने पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा की जांच करने के बाद तैयार की है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही यह भी बताएंगे कि इस रिपोर्ट पर भड़कते हुए ममता बनर्जी ने क्या कहा है। इसके अलावा बात करेंगे बढ़ती महंगाई से त्राहिमाम करती जनता की और दिखाएंगे आपको हरिद्वार का हाल, जहां कांवड़ यात्रा रद्द होने से स्थानीय दुकानदार निराश हैं। प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हिंसा का जो तांडव मचा, उसे सबने देखा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं देने वालों की पिटाई हुई, उनके घर में उत्पात मचाया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। कानून व्यवस्था चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में कथित रूप से सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों ने जमकर हिंसा की। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हिंसा के मामलों की जांच का काम सौंपा गया, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि जब आयोग की टीम हिंसा से प्रभावित स्थानों पर पहुंची तो उसे भी हिंसा का सामना करना पड़ा। अदालत को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में एनएचआरसी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति कानून के राज की बजाय शासक के राज की तरह है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में हिंसक घटनाओं में पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता प्रदर्शित हुई है। आयोग ने रिपोर्ट में साफ कहा है कि यह मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों द्वारा की गई प्रतिशोधात्मक हिंसा थी। इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोगों के जीवन और आजीविका में बाधा उत्पन्न की गई और उनका आर्थिक रूप से गला घोंट दिया गया। एनएचआरसी की समिति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को दी अपनी रिपोर्ट में हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा भी की है। उधर इस रिपोर्ट पर भड़कते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि एनएचआरसी को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। उसे चुनाव बाद हिंसा से संबंधित रिपोर्ट लीक नहीं करनी चाहिए थी, जो केवल उच्च न्यायालय में जमा करने के लिए थी। दूसरी ओर वाहन ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान खराब हुए आर्थिक हालात से लोग पहले ही जूझ रहे हैं। ऐसे में यह महंगाई उनके लिए महामारी ही साबित हो रही है, क्योंकि लोगों को अपने सामान्य खर्च चलाने तक के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है या भविष्य के लिए बचाकर रखी गई रकम में से राशि निकालनी पड़ रही है। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अध्ययन सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते लोगों को किराना, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर अपने खर्च को घटाना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट तैयार करने वाले एसपीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा लिखे गए नोट में कहा गया है कि सरकार को ईंधन पर करों में कटौती करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि देश में ज़्यादातर महानगरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है। डीजल का दाम भी देश के कुछ हिस्सों में शतक लगा चुका है। एक अनुमान के अनुसार ईंधन पर प्रति लीटर 40 रुपये केंद्र और राज्यों को कर के रूप में जाते हैं। मतलब अगर आप 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं तो उसकी वास्तविक कीमत 60 रुपये ही है। आपने जो पेट्रोल पंप कर्मी को 100 रुपये दिए, उसमें से 40 रुपये केंद्र और राज्य सरकार ले जाएंगे। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ईंधन पर टैक्स में कुछ राहत दी जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ऐसा करेगी, जो कि पहले ही कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों के चलते खुद आर्थिक दबाव में है। देखिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। चुभता तो है, जब 100 से ज़्यादा जाता है पर लीटर तो चुभन तो ज़रूर होती है और समस्या तो है। और इसको नया मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, सो होप करते हैं कि वो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। बहुत मुश्किल है, मतलब इतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है। इनकम तो है नहीं लोगों की इतनी, लोगों के जनरल इनकम्स कम हो गई है, लोगों को सैलरी आधी मिल रही है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो बेसिकली डेफिनेटली आपके जेब को जो है वो
लंबा छेद ही कर रही है उसमें। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब ये कि काफ़ी मेरे ख्याल से चीज़ें भी, महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल नहीं ना, जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी तो महंगी हो रही होगी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो मेरे ख्याल से तो पब्लिक काफ़ी परेशान होगी इस वक्त। महंगाई ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट को इसके बारे में, पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। सब परेशान है इसमें। वैसे कोरोना टाइम पे काम वाम है नहीं, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, इसको कंट्रोल होना चाहिए। अभी 100 के ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल, बताइए। कम होना चाहिए, कम से कम 70-75 पे आना चाहिए पेट्रोल को। अगर ये स्थिति रही जिसमें से पेट्रोल बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं, क्या होने वाला है? फिर लोग गवर्नमेंट हटाएंगे और क्या होगा। उधर उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मेले के आयोजन की अनुमति नहीं देने का फैसला कर सही किया, क्योंकि महामारी को रोकना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि हरिद्वार के दुकानदार इस फैसले से निराश हैं। वैसे देखा जाए तो समूचे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जहां पर्यटन है, वहीं हरिद्वार के लिए आध्यात्मिक पर्यटन ही सब कुछ है। धार्मिक मेलों में लगने वाली भीड़ जब यहाँ आती है तो मालाएं, कपड़े, साज सज्जा के सामान, चूड़ियाँ, पूजा सामग्री आदि खरीदते हैं, जिससे यहाँ के लोगों का काम चलता है। लेकिन कांवड़ यात्रा रद्द हो जाने से यहाँ के दुकानदार निराश हैं। कांवड़ मेले से उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो चलता, यहाँ वालों के लिए तो कुछ व्यवस्था होती, लेकिन कांवड़ मेला बंद होने से पूरा चौपट है। ये 2 साल तो यूं ही जा रहे हैं। मेलों से तो आस है यहाँ पे, बिगर मेले के तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बिगर मेले को तो यहाँ कुछ भी नहीं। जब यात्री ही नहीं आएगा तो यहाँ वालों के लिए तो बहुत दिक्कत का काम है। यात्री आएगा तो सबके लिए, चाहे छोटा व्यापार वाला हो, चाहे कोई भी काम करने वाला हो, हरिद्वार में सिर्फ यात्री से ही काम चलता है। प्रतिबंध लगा देते, नुकसान तो है, व्यापार का बहुत बड़ा नुकसान है। उम्मीद थी थोड़ा सा कि कुछ कांवड़ मेले से कुछ उम्मीद जगाएंगे, लेकिन वो भी स्थगित कर दिया है। 4 धाम यात्रा स्थगित ही है। मतलब व्यापार तो हरिद्वार का पूरी तरह से चौपट है एकदम। कांवड़ का जो स्थगित करना भी एक चैलेंजिंग काम है। इसमें जो है विभिन्न तरह का जो है हम यहाँ पे प्लान करके कर रहे हैं। पहले हमारा जिले लेवल पे जो है हमने कहाँ हमें ध्यान देना है, जैसा प्राइवेट वाहन से, निजी वाहन से जो यात्री आते हैं उनके लिए क्या SOP रहेगा, रोडवेज का माध्यम से आएंगे उनके लिए क्या SOP रहेगा, और जो है हमारा रेलवे से आएंगे उनके लिए क्या SOP रहेगा, उसको फाइनल करके जाओ। उस हिसाब से ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट, और हरिद्वार में प्रसिद्ध स्थान जैसा अर्की पैड़ी वगैरह जो है, इसमें जो है क्या डिप्लॉयमेंट कैसा रहेगा, उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सो पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या कार्रवाई करना है, उसी बारे में प्लानिंग चल रही है। तो ये था प्रभा साक्षी का न्यूज रूम। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट हमारे को नीचे लिख सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।